सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन मूवमेंट को आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 1 वर्ष पहले भोपाल से हमने इसकी शुरुआत की थी। एक छोटा सा कार्यक्रम था, बहुत कम लोग उसमें आए थे, लेकिन एक बड़े उद्देश्य को लेके हम निकले थे। देखिए, जो गंदगी ओटीटी, सोशल मीडिया, फिल्म और पोर्नोग्राफी के थ्रू फैलाई जा रही है, वो मैं मानता हूं कि भारत का सब में बड़ा चैलेंज है, भारत की सब में बड़ी वो एक क्राइसिस है। फिल्में कैसी आती हैं? ससुर बहू का व्यभिचार, ऐसी फिल्में आती हैं। शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, ऐसी फिल्में आती हैं। एक फिल्म है, उसने तो सभी हदें पार कर दी हैं, हम देखेंगे उसको, जिसमें एक पुरुष घर में है जिसके उल्टे संबंध अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं और अपनी भाभी से हैं। मैं मानता हूं कि इस टाइप की फिल्में बनाना ये देशद्रोही प्रवृत्ति है। इट इज नथिंग लेस देन एंटी नेशनल एक्टिविटी। इस पे हमने काम शुरू किया। हमने पहले ये सोचा कि समय पहले हम संतों को साथ में लेंगे। तो पहले मैं रामदेव जी से मिला, स्वामी रामदेव से। उन्होंने तुरंत कहा कि ये देश की एक तरीके से इट इज द नीड ऑफ द नेशन। और उन्होंने ट्वीट किया कि जो लोग विपक्ष परोस रहे हैं मनोरंजन के नाम पे और देश के महान सपने को बिगाड़ रहे हैं विश्वगुरु बनने का, उनको देश एक हो और उनको शिक्षा करे। और श्री माहौरकर की इस मुहिम को मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूं। बड़ी इससे मुझे ताकत मिली। हमने एक फिल्म बनवाई, एक लड़की नाम की एक फिल्म है, जो आप देखेंगे, उसके कुछ अंश आप देखेंगे। उसमें एक बिटिया है 12 साल की, जो बात कर रही है ऐसे लोगों के साथ में जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं विविध प्लेटफॉर्म पे। वो कहती है कि आप परोस के चले जाते हो और बलि चढ़ती हैं हम बेटियां, 3 साल की, 9 साल की, 12 साल की। क्या आपकी बेटी नहीं है? और अंत में वो कहती है कि आप देश के दुश्मन हो, आप देश के विलन हो। मैं मानता हूं कि ये ऐसी क्राइसिस है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। कोई कारण होगा उसका। कुछ लोग लगता है कि विभत्स बात कैसे करें, कुछ लोग इसके प्रभाव में थे। इसके लिए मुद्दा हमने उठाया है। और मुझे फिर, जैसे रामदेव जी ने एक तरीके से मेरा बल बढ़ाया, वैसे सदगुरु जितेंद्र जी ने भी मेरा बल बढ़ाया, क्योंकि मैं उनको जयपुर में मिला था कुछ महीने पहले। जब मैंने उनकी वाणी सुनी, जब मैं उनसे चर्चा की, तो मुझे लगा कि उनका बड़ा योगदान इस पूरे मुहिम के अंदर हो सकता है। संतों के अंदर हम कई संतों को मिले, जैन समाज पूरा हमारे साथ में है। हम बर्मी में संतों को मिले, अहमदाबाद में मिले, जयपुर में मिले। जैन समाज पूरा हमारे साथ में इसके अंदर। माननीय मोहन जी भागवत ने 2 बार इसको आशीर्वाद दिया है। तो बड़े बड़े लोग इसमें जुड़ चुके हैं। देखिए, जो हमने काफी ठोस काम किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई, हम ये कहते हैं कि रेप का मुख्य कारण ये कंटेंट है। कुछ लोग, बहुत कम लोग, जो कहते हैं कि नहीं, गलत बात है ये। इसके लिए हमने इतनी सारी स्टडीज इकट्ठा की हैं जो प्रूव कर देती हैं कि रेपिस्ट का मेन इंस्टिगेटर कंटेंट है। अभी डूंगरपुर के अंदर एक प्रिंसिपल ने 1 साल के दौरान अपनी 6 लड़कियों पे रेप किया। प्रिंसिपल ने, आप सोचिए कितनी गंभीर परिस्थिति है। और जब उसको पकड़ा गया, एक लड़की ने हिम्मत जुटाई, उसने कंप्लेंट की, और जब उसको पकड़ा गया तो उसने कहा कि मेरे फोन पे सब आता था, मुझे मालूम था कि ये गलत है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। तो दोस्तों, हमने हमारे सामने लक्ष्य रखा है महान देश बनने का। हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक एक हम महान देश बनेंगे, और विश्वगुरु बनने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। मेरे मन में थोड़ी भी शंका नहीं है कि हम 2037 से कहीं पहले हम आर्थिक महासत्ता बन जाएंगे, सैनिकी महासत्ता बन जाएंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता बन जाएंगे, लेकिन क्या हम सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश बनेंगे? ये प्रश्न हमको एड्रेस करना है। और परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। इसका अंदर आप उतरोगे तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप देखो, अभी
एक वीडियो एक वायरल हुआ था जिसके अंदर एक लड़की इतना विबर्ट ड्रेस पहन के मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, और कई कई चीजें ऐसी जो मैं बयान भी नहीं कर सकता है यहाँ, इतनी खराब परिस्थिति है। तो इसके लिए क्या, इसका उपाय क्या है? रही बात सरकार की, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है, सरकार ने जो ओटीटी के कानून, जो नियम बनाए, वो बुरे नहीं है। अगर जागरूकता है हम में, अगर हम इसको एक अभियान के रूप में उठा लेते हैं तो उन कानून के थ्रू भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो चैलेंज है उसके सामने काफी ये वीक प्रावधान है। इसके लिए हमने बात की है लॉ ऑफ एथिक्स कोड की। एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो जो अपने प्रिएम्बल में कहे कि जो लोग इस टाइप की फिल्म परोस रहे हैं वो देशद्रोही प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो रेप को बढ़ावा दे रहे हैं। टेड बंडी, जो समय बड़ा अमेरिका का रेपिस्ट किलर हो गया, उसने 1980 के अंदर उसको मौत की सजा हुई थी, मरने के पहले उसने इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने कहा था, विदाउट एक्सेप्शन पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। इससे बड़ा प्रूफ हो नहीं सकता। और इससे देखिए आज ब्रिटेन के अंदर आप देखिए क्या हुआ। ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनाक जो हैं वो एक नया लॉ लाना चाह रहे हैं कि 16 साल के नीचे, 16 साल की उम्र के नीचे बच्चे हैं उनके लिए बैन, सोशल मीडिया बैन की बात कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा, और वो कानून है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। लॉ ऑफ एथिक्स कोड पहले प्रिएम्बल में ये कहेगा कि देशद्रोही प्रवृत्ति है ये रेप को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति है, और परमिसिबल लिमिट तय करेगा थीम की, सीन की, कपड़ों की और भाषा की। और कुछ धाराओं का उल्लंघन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर और स्टोरी राइटर करता है तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा, उसके ऊपर देशद्रोही प्रवृत्ति का चार्ज लगेगा। 10 से 20 साल की सजा होगी, 3 साल तक उसको बेल नहीं मिलेगी, 4 महीने में समरी ट्रायल होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ जो 498A के अंदर आरोपी पे होता है वैसा आरोपी पे होगा, और जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है वो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये लागू पड़ेगा प्रोड्यूसर को, ये लागू पड़ेगा ब्रॉडकास्टर को, ये लागू पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। कोई व्हाट्सएप पे भी आगे भेजता है तो उसमें भी चार्ज लगेगा। तो कई लोगों ने कहा कि ये सख्त कानून कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। मैंने कहा देखिए, अगर आपका हेतु सात्विक है, आपका लक्ष्य सात्विक है, उसको साथ में जुड़ने वाले लोग सात्विक हैं, उसको चलाने वाले लोग सात्विक हैं उस मुहिम को, तो कोई भी चीज शक्य है। दूसरा, लोग रेवेन्यू की बात करते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हम लूज कर जाएंगे। देश के सामने, देश के संस्कृति के सामने रेवेन्यू की कोई कीमत नहीं है। संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा। इस मुहिम के अंदर जो एक मैं केंद्रीय सूचना आयुक्त था, एक जज था आरटीआई कोर्ट में, तभी मैंने मुहिम लॉन्च की थी। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप जज हो और आप ये कर रहे हो। मैंने ये कहा कि देखिए, ये मेरा देश के प्रति दायित्व है, मेरा जो काम है आरटीआई जज के रूप में, उससे इसका कोई क्लैश नहीं है। मैंने अपने सर्विस रूल दिखाए, और सर्विस रूल में ये लिखा था कि मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता हूं, बाकी कुछ भी कर सकता हूं जो देश के हित में है। तो मैं 1 साल से ही मुहिम चला रहा हूं। अब मेरे पास पद नहीं है, लेकिन अब मुझे और छूट मिली है काम करने की। इसमें सब में जो बड़ा आनंद मुझे मिला है वो कि मुझे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि जो संपूर्ण रूप से सात्विक हैं। मेरे जीवन में ऐसे लोग मिले नहीं मुझे। जैसे कि संजीव नेवर है, जेम्स ऑफ बॉलीवुड के प्रस्थापक, स्वती जैन है, को फाउंडर ऑफ जेम्स ऑफ बॉलीवुड, स्वती गोयल शर्मा, अभय शाह है, स्वच्छ साइबर भारत नाम का एक कैंपेन चलाते हैं। ऐसे लोग मुझे बोले, कई लोग हैं, सबका नाम नहीं ले सकता। हमारे उत्तम दवे हैं जो मेरे मेन डोनर हैं। ये चीजें पैसे भी महालक्ष्मी के आशीर्वाद बगैर नहीं हो सकती, तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद देने का काम वो करवा रहे हैं। तो कई लोग इससे जुड़े हैं और इतने सात्विक हैं कि उनके सामने अगर ये बॉलीवुड वाले 100 करोड़ भी रख दें तो अपने हेतु से हलने वाले नहीं है, अपने लक्ष्य से हलने वाले नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे कुछ मिले ना मिले जीवन के अंदर, ऐसे लोग जो मिले वही मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने कानून की बात की, लेकिन ऐसे समाज भी हमारा रोल है। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं,
रात को कितने बजे आ रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, अगर हम ये पूरा हम अगर ये बातें हमारे बच्चों को समझाते हैं, उस टाइप का संस्कार देते हैं, तो हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति ये है कि बॉलीवुड वालों का इतना, ये जो विवश परोसने वालों का इतना प्रभाव है इन लोगों का कि इसके प्रभाव में माँ बाप भी आ जाते हैं। जैसे ड्रेसिंग है, तो मैं मॉडर्न ड्रेस के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरी बेटी भी पैंट और टी शर्ट पहनती है और शर्ट पहनती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अंग ढका हुआ होना चाहिए। आप स्कर्ट भी पहनो, इस देश के अंदर, इस देश के अंदर क्रिश्चियन भी है, पर स्कर्ट भी व्यवस्थित हो। तो कहने का मतलब कि एज ए पेरेंट्स हमारी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। लास्ट में मैं कहूंगा कि हम स्कूल में एक प्रतिज्ञा करते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो हमें ये संवेदना होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। ये संवेदना हमारे में हम खो चुके हैं। दूसरा, देश की बात करें, भाई बहन की बात करें, मैं मानता हूं कि आपका खुद का परिवार सुरक्षित नहीं है। एक बहुत बड़े रॉयल फैमिली के सदस्य मेरे घर पे आए थे, महारानी साहब भी घर पे आई थी। तो मैं आजकल 1 साल से मेरा ये अभियान में जो भी आता है मिलने में, उससे मैं शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप जुड़े इसके साथ। तो महारानी साहब ने मुझे कहा कि मैं एक स्कूल चलाती हूं, उस स्कूल के अंदर मेरी दोस्त की एक बेटी पढ़ती है, और मेरे दोस्त का मुझे भी फोन आया था कुछ दिनों पहले कि मेरी बेटी जब सुबह रूम में से बाहर निकलती है बिल्कुल थक गई होती है, ऐसा लगता है उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। 11-12 साल की लड़की है। तो महाराणा साहब ने पूछा कि आपने उसको अलग रूम दिया है? बोले हाँ। वो अंदर से बंद करती? बोले हाँ। तो एक काम करो, रात को तुम खिड़की में से देखो कि क्या देख रही है। तो खिड़की का एक उन्होंने एक क्रिवाइस खुला रखा और रात को देखा 11:30 के बाद में, वो देखा कि वो लड़की बेटी ने सिर पे चादर डाल ली थी, है ना, और वो कुछ मोबाइल पे देख रही थी, मोबाइल का लाइट उनको दिखी सिर्फ। उन्होंने सुबह फिर से फोन किया महारानी साहब को कि महारानी साहब ये कुछ देख रही थी और करीबन 1.5-2 घंटे तक देख रही थी। तो बोले मेरा शक सही है, तुम इसको अगर अब दरवाजा खोलने को कहोगे तो ये एडमिट नहीं करेगी क्या देख रही है। रात को नॉक करोगे और इसको दरवाजा खुलाओगे, कहोगे क्या देख रही हो, तो ये बताएगी नहीं। तुम एक काम करो, इसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करो, इसको कहो कि बेटा छोटी उम्र है, गलती होती है, तू बता क्या देख रही थी तू। 5-6 मिनट उनको मेहनत करनी पड़ी। उसने कहा कि रोज रात को मैं पॉन देखती हूं 11:30-12 से लेकर 2 बजे तक। अब आप देखिए कि जिस देश के अंदर सतियां हो गई, मेरी माँ का गांव था उज्जैन, उज्जैन के बीच में आज भी सती मंदिर है, मेरी माँ की पूर्वज जो सती हुई थी। मुझे लगता है इतनी बड़ी बड़ी सतियां देश के अंदर हो गई, इतनी बड़ी वीरांगना हो गई। उस देश के अंदर अगर एक 8 या 10 या 12 साल का लड़का या लड़की पॉर्न देखता है तो उसकी क्या हालत होगी। समृद्धि पोरे नाम की एक प्रोड्यूसर है बॉलीवुड के अंदर, मराठी है, देशभक्त की फिल्में बनाती है। प्रकाश आमटे पे उन्होंने फिल्म बनाई है, बाबा आमटे पे फिल्म बनाई है। वो मुझे बताती हैं कि वो मुझे मिलने आई थी, उन्होंने कहा कि माहौरकर साहब मुझे नींद नहीं आती कि 8-10 साल की लड़की का रेप का अपने सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट देखती है या लड़का देखता है तो परिस्थिति क्या होगी देश की, हम कहाँ जा रहे हैं। और वो मुझे वो और खतरनाक बात उन्होंने बताई उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब स्क्रिप्ट लेके जाती हूँ देशभक्ति की फिल्में बनाने के लिए, जब स्क्रिप्ट लेके जाती हूँ तो मुझे ओटीटी वाले बोलते हैं कि इसके अंदर एक सेक्स सीन डालो, इसके अंदर आप एक नहाती हुई नारी का सीन डालो, तो परिस्थिति खराब है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सबसे कि बहुत बड़ी लड़ाई है ये। हम सोचते कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन हमारा बेटा चरित्रवान बने, हमारी बेटी चरित्रवान बने, इस पे हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इसके लिए हमारा जो लोगो है उसके अंदर परशुराम का गंडासा है सब में ऊपर, इसके लिए रखा है कि गंडासे के बगैर ये लोग मानने वाले नहीं। हमारी लड़ाई वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन लड़ाई जो है वो गंडासे वाली लड़ाई है। सेल्फ रेगुलेशन जो सरकार चाह रही है उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा खून चाक चुका है शेर, तो उसको आदमी का ही लहू चाहिए, उससे आपको खत्म ही करना होगा। वो खत्म होगा लॉ ऑफ एथिक्स कोर्ट से और रेपिस्ट को फांसी देने से। और ये पॉसिबल है। कोरिया, साउथ कोरिया, मुझे
ताई ने बताया, निवेदिता ताई ने, कि साउथ कोरिया में कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट के अंदर हम कुछ भी कहें, फ्रीडम की बात करें, मिडिल ईस्ट के अंदर इस पर पूरा कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट के अंदर सिंगापुर में कंट्रोल है। बताते चाइना ने भी कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि हम रेवेन्यू लूज कर जाएंगे, ये हो जाएगा। फ्रीडम एक्सप्रेशन की तो कोई बात ही नहीं आती इसमें। इस टाइप के फिल्म में परोसना ये फ्रीडम एक्सप्रेशन का दुरुपयोग नहीं, एक तरीके से घात ही है देश के ऊपर। इस टाइप की फिल्में बनाना जो इंसेस्ट बेस्ड है, जो ससुर बहू का व्यभिचार। अभी एक फिल्म है जिसके अंदर सास और जमाई का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्म है। तो बहुत खतरनाक परिस्थिति, आप जुड़े इसके अंदर। समय कम है, वैसे भी हमारा प्रोग्राम लेट हो चुका है। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। विराम देने के पहले एक और बात कहूंगा मैं। पूज्य हरिशंकर जी जैन है हमारे बीच में, इन्होंने भारत की बहुत बड़ी सेवा की है। रामलला के जो द्वार खुले, इनके वजह से खुले। 1993 के अंदर रामलला के द्वार, कितनी खराब परिस्थिति थी, बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, कोर्ट भी किसी परिस्थिति थी उस टाइम पे, और पूरा सेक्युलर का नारा लग रहा था। एक मैगजीन ने लिखा, देश के माथे काली टिल्ली, ऐसा भी लिखा था एक मैगजीन ने, समझे आप? ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को कन्विंस करके ऐसा ऑर्डर पास करना कि रामलला के दर्शन हिंदू कर सकेंगे, बहुत बड़ी देश की सेवा थी। उसके बाद में भी ये राष्ट्रवादी कॉजेस को लेकर लड़ते रहे हैं। आज उनको एक हम संस्कृति सूर्य पुरस्कार दे रहे हैं, साथ में एक छोटी सी 5 लाख की राशि की रकम भी दे रहे हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे हाथ से ये काम होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग देश में कम हैं जो चरित्र का एक तरीके से एक हनन हो रहा है, उसके अंदर ऐसे लोग बहुत कम है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।